हेलो एवरीवन। मैं हूं दिव्या और आज मैं डील करने वाली हूं क्लास एम्फीबिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को, दैट इज रेनाटिग्रिना। रेनाटिग्रिना यानी कि फ्रॉग। ये टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से बिलोंग करता है। और इस टॉपिक में आप देख पाओगे, इस चैप्टर में आप देख पाओगे कि दो पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है मेनली कॉन्सेप्ट्स। दैट इज एनिमल टिश्यूज, जिसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, और दूसरा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम रेफरेंस में लेते थे तीन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। दैट इज अर्थवर्म, जो कि एक एनालिडा है। दूसरा हमारे पास अगेन रेनाटिग्रिना, जो कि एक एम्फीबिया है। और तीसरा है हमारे पास कॉकरोच, जो कि एक ऑर्थ्रोपोडा है। ये तीन ऑर्गेनिजम्स हम रेफरेंस एज अ रेफरेंस लेकर स्टडी करते थे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट नीट में पूछे जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो था सिर्फ कॉकरोच, जो कि एक ऑर्थ्रोपोडा है। यानी कि हम ऑर्थ्रोपोडा को डिटेल में स्टडी करते थे। बट इस साल यानी कि नीट 2024 में हम डील करने वाले हैं फ्रॉग यानी कि रेनाटिग्रिना। तो रेनाटिग्रिना की हेल्प से हम एम्फीबिया के बेसिक नेचर और उनके फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले इनके फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाता है। वो इस तरीके से, क्योंकि हर एक टेक्सॉन जो है, यानी कि आप मल्टीपल टेक्सा देखते हो, 7 टेक्सा देखते हो, है ना, हायरार्किकल अरेंजमेंट में। तो हर एक टेक्सॉन का अपना कुछ फीचर होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनमें ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है, राइट। और वैसे भी एनिमल किंगडम में हम तो क्लास लेवल डील करते ही हैं कॉर्डेटा का, है ना। तो फ्रॉग के बारे में बात करें, यानी कि रेनाटिग्रिना के बारे में बात करें, तो रेनाटिग्रिना जो है इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। एंड दीज ऑर्गेनिज्म शो अ होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप कार्निवोर नेचर देखोगे रेनाटिग्रिना का, राइट। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा है, क्योंकि इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप नोटोकॉर्ड देख पाओगे। एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते ही आप देख पाओगे कि इनके पास वो नोटोकॉर्ड नहीं होता है। दे यूज टू हैव वर्टिब्रल कॉलम, वो भी बोनी होता है, बोन का बना हुआ, राइट। कार्टिलेजिनस जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पाइसिस तक ही है, कॉन्ड्रिक्थीस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस तक ही आप देख पाओगे। उसके बाद आप जितने भी ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग बोनी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमिलिया, सबके पास बोनी स्केलेटन आ जाएगा, बोनी वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम आ जाएगा, ठीक है। अब क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं बिकॉज इनका ड्यूअल नेचर होता है इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिटेट। लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, वाटर में भी स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो दोनों जगह ये सस्टेन कर पाते हैं, और इनका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स है, वो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। बहुत सक्सेसफुली सस्टेन कर पाते हैं लैंड में भी और फ्रेश वाटर में भी। मरीन फॉर्म्स एम्फीबिया के केस में आपको नहीं मिलेंगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड दे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू ऑर्डर एन्यूरा बिकॉज दे लैक टेल। रेनाटिग्रिना में टेल नहीं होता। वी हैव अदर एम्फीबियाज, दे यूज्ड टू हैव टेल, दैट इज सैलमेंडर। कुछ के केस में लिम्स भी नहीं होती, दैट इज इक्थायोपिस। एनिमल किंगडम जब आप चैप्टर डिस्कस डील करोगे उसमें ये पूरा मेंशन किया गया है, राइट। फैमिली रेनिडे है, जीनस रेना एंड स्पीशी टेग्रीना। रेना टेग्रीना जीनस एंड स्पीशी है, एंड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को इंक्लूड करके बनता है, सो रेना टेग्रीना नाम है, राइट। ये है इनकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं और फिर मूव करेंगे इनके मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स एम्फीबिया है, तो लैंड और वाटर दोनों में ही रहने के लिए अडेप्टेड है। फ्रेश वाटर अगेन, मरीन फॉर्म्स नहीं है। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर पोइकिलोथर्म ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोल्ड ब्लडेड है। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है विद टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। इनमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो एक्सट्रीम कोल्ड में या एक्सट्रीम हीट में ना ये खुद को मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या करते हैं, इन्होंने कुछ अडेप्टेशन की है, यानी कि ये क्या शो करते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप, यानी कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जैसे मैकेनिज्म्स को अडेप्ट किया है, ताकि ये सक्सेसफुली मतलब समर्स में और विंटर्स में खुद को मेंटेन कर सके। तो मॉनसून्स में जो क्या रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, जो इनके सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उस दौरान आप इनको एक्टिव देखोगे, ठीक है।
अदरवाइज समर्स होती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो ये आपको विजिबल नहीं रहेंगे। ये बरोस में और मड में चले जाते हैं खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को सरवाइव रखने के लिए। एंड एनिमी से बचने के लिए इनके पास एक और एबिलिटी है, यानी कि ये कैमोफ्लेज कर पाते हैं, मिमिक्री शो करते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, सो ये है कुछ बेसिक फीचर्स। इन फीचर्स के साथ और इन फीचर्स के अकॉर्डिंगली ही इनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इन ऑर्गेनिजम्स में आप स्किन देख पाओगे, वो बहुत स्मूथ, स्लिपरी और मॉइस्ट है, क्योंकि इनके स्किन में सिक्रीशन होता है। दे यूज टू हैव स्किन ग्लैंड्स, इनके पास स्किन ग्लैंड्स होते हैं। इनको इनके ही रिलेटिव्स के साथ अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि अदर वर्टिब्रास हैं, जैसे कि फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद हमारे पास एव्स है और मैमेलिया है। ये 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वर्टिब्रेटास हैं। इनको अगर हम कंपेयर करें एम्फीबिया के साथ, तो एम्फीबिया के पास स्किन ग्लैंड्स हैं, वैसे ही फिशेस के पास भी आप स्किन ग्लैंड्स देख पाओगे। थोड़े से स्लाइमी ग्लैंड्स होते हैं उनके भी स्किन में, और रेस्ट अगर आप मैमेलिया में देख पाओगे स्किन ग्लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स। बल्कि रेप्टिलिया अगर आप देखोगे तो रेप्टिलिया के पास स्किन ग्लैंड्स नहीं होते, उनकी स्किन जो है वो बहुत ही रफ और कॉर्निफाइड होती है, जो इनका उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद अगर आप देखोगे एव्स को, एव्स के केस में जो उनकी बॉडी है, पूरी बॉडी में कहीं पे भी स्किन ग्लैंड्स नहीं होंगे, बस टेल रीजन में होंगे, जिन्हें प्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, जो उनके टेल फेदर्स को अच्छे से होल्ड करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अदरवाइज उनकी बॉडी में भी नहीं है। तो रेप्टाइल्स और एव्स के बारे में ये चीज याद रखेंगे। एनिमल किंगडम में ये बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स। ठीक है, स्किन जो है वो स्मूथ और स्लिपरी है एम्फीबिया में। इनकी डॉर्सल साइड का अगर आप कलर देखोगे, तो डॉर्सल साइड का कलर जो है वो रहता है ऑलिव ग्रीन कलर का, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ठीक है, और वेंट्रल साइड जो है वो पेल येलो अरेंजमेंट रहता है। तो आप इस अगर डायग्राम को रेफर करो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो ऑलिव ग्रीन कलर है, पैचेस है, पैचेस आप देख पा रहे हो, थोड़े से पेल येलो से पैचेस है। और इनका वेंट्रल साइड जो है, जो मतलब इस डायग्राम में थोड़ा सा बेसिकली दिखाया गया है। यहाँ पे वेंट्रल रीजन में आपको ग्रीन कलर नहीं दिख रहा, बल्कि थोड़ा सा पील येलो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये है आपका इस फ्रॉग के केस में कलर का अरेंजमेंट। अगर हम इनकी बॉडी डिवीजन की बात करें, इस डायग्राम की हेल्प से इनका बॉडी डिवीजन देख लेते हैं कि बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर शेप्ड हेड एंड ट्रंक। नो नेक नो टेल। आप यहाँ पे फ्रॉग के केस में नेक और टेल नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि एम्फीबिया में नेक और टेल नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि सैलेमेंडर के पास टेल होता है, वी हैव अदर ऑर्गेनिज्म जिनके पास नेक भी होता है, बट रेना टिग्रीना के पास नेक और टेल दोनों ही नहीं है, हेड और ट्रंक है। ठीक है, हेड रीजन में बहुत सारे आपको सेंसरी पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई जो है वो आई ऑर्बिट्स में, यानी कि इनके स्कल के आई ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहता है, थोड़ा सा प्रोट्रूडेड बल्जिंग रहता है। ठीक है, तो आईज प्रेजेंट है, पेयर ऑफ आईज है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स रहेंगे, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स नियरली यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इनके। ठीक है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे आईज के साथ ही। और आईज के बिल्कुल पीछे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रीजन, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये टिम्पैनम है। इस टिम्पैनम की हेल्प से ये क्या करते हैं, साउंड वेव्स रिसीव करते हैं। इनके केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल एयर नहीं होता, पिन्ना नहीं होता, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, मैमेलिया में और एव्स में होता है, इनमें पिन्ना नहीं होता। ठीक है, इनका एक्सटर्नली जो एयर है वो सिर्फ एक मेम्ब्रेन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज टिम्पैनम। तो इनके पास एक्सटर्नल एयर नहीं है, इनके पास जो है वो है टिम्पैनम एंड इंटरनल एयर। ठीक है, ये है इनके हेड रीजन का अरेंजमेंट। बाकी अगर आप इनके वो देखोगे, ट्रंक रीजन देखोगे, तो ट्रंक रीजन में आप देख पा रहे हो फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स है। हाइंड लिम्स थोड़े से लंबे होते हैं फोर लिम्स से इनके केस। ठीक है, और इनके जो डिजिट्स है यानी कि फिंगर्स है वो वेब्ड होती है, फोर लिम्ब की भी और हाइंड लिम्ब की भी। ठीक है, वेब्ड अरेंजमेंट होता है। और इनके केस में डिजिट्स का थोड़ा सा नंबर भी डिफरेंट होता है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में। फोर लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि हमारी हैंड के फिंगर में है, फिंगर्स हैं। और वैसे अगर हम इनके टोज देखेंगे यानी कि हाइंड लिम्ब देखेंगे,
तो हाइंड लिम्ब के केस में इनके पास सिर्फ 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनकी बॉडी में हेड और ट्रंक है, नेक और टेल एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद माउथ में ऊपर वाली साइड नोस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, आईज बल्ज होती हैं एंड कवर्ड विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमंस में नहीं है, राइट, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट रहती है ताकि वाटर प्रेशर से आइज को बचाया जा सके। उसके बाद आइज के दोनों साइड टिम्पैनम यानी कि एयर प्रेजेंट है जो कि साउंड रिसीव करता है। इंटरनल एयर और टिम्पैनम रहेगा, एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट नहीं रहता है। और जैसे मैंने कहा फोर लिम्ब में 5 वेब्ड डिजिट्स होते हैं और हाइंड लिम्ब में 4 वेब्ड डिजिट्स होते हैं। स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्ब्स लंबे होते हैं जो इनको जंपिंग में भी हेल्प करेंगे, फाइन। और इनके केस में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को मॉर्फोलॉजिकली ना सेपरेटली पहचाना जा सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकली पहचानने को मेल और फीमेल को डिफरेंशियली, जैसे कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल को डिफरेंशियली पहचाना जा सकता है, तो इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये चीज फ्रॉग में भी होती है। फ्रॉग जो होते हैं उनके मेल फ्रॉग्स के केस में वोकल सैक्स होते हैं जिससे ये अपनी वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वोकल सैक्स जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद कॉपुलेशन के दौरान मेल जो है वो फीमेल को होल्ड करता है कॉपुलेटरी प्रोसेस के दौरान। ऑल्दो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बट इनके केस में कॉपुलेटरी मैकेनिज्म के दौरान मेल जो है वो फीमेल को होल्ड करता है, जिसमें हेल्प करते हैं इनके 4 लिम्ब्स के जो फर्स्ट लिम्ब होती है ना, तो फर्स्ट डिजिट होता है ना, उसमें ना कॉपुलेटरी पैड होता है, तो कॉपुलेटरी पैड की हेल्प से वो फीमेल को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो 4 लिम्ब्स के फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा, राइट। सो ये है इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो हमने क्या क्या देखा, पहले तो इनकी स्किन मॉइस्ट है, स्लाइमी है म्यूकस सिक्रीशन की वजह से। अपर डॉर्सली ये ऑलिव ग्रीन कलर के हैं, वेंट्रली ये पेल येलो कलर के हैं। डॉर्सली आप पैचेस भी देख पाओगे इनके स्किन में। ऊपर से बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड विच इज नियरली ट्रायंगुलर एंड ट्रंक। हेड रीजन में बल्ज्ड आईज दिखेंगी कवर्ड विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, टिम्पैनम है जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं सारे। उसके बाद ट्रंक रीजन में 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब रहेंगे। 4 लिम्ब जो है इट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब में 5 डिजिट्स है। मेल के केस में फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड होगा। उसके बाद हाइंड लिम्ब में 4 वेब्ड डिजिट्स हैं, राइट। तो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, जंपिंग ये सब अरेंजमेंट्स जो है ये फॉलो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, राइट। और मेल जो है उसमें वोकल सैक्स और कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं विच इज लैकिंग इन केस ऑफ फीमेल्स, जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज आर सम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को जानने के बाद अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में। तो हर एक सिस्टम को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि हमारे पास जो सिस्टम्स है ना वो बहुत सारे रिलेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि आप जो टर्म्स देखोगे ना, टर्म्स सुनोगे ना, वो बिल्कुल रिलेटिव हैं, रिलेट कर पाओगे आप, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे कि हम कॉकरोच या अर्थवर्म को डील करते समय जो दिक्कत होती है ना, हमें हर एक सेगमेंट करना होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो बहुत दूर दूर तक हम ह्यूमन से रिलेट नहीं कर पाते, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहेगा आपको चीजें समझने में भी और याद करने में भी। और एक चीज और, कॉर्डेटा में हम डिस्कस करते हैं एनिमेलिया में कि उनके पास मेटामेरिज्म होता है, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि वो मेटामेरिज्म स्पेसिफिकली और बहुत प्रोमिनेंटली जो है वो इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। कॉर्डेटा के केस में आप मेटामेरिकली सेगमेंटेड अरेंजमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इतना प्रोमिनेंटली देख नहीं पाओगे, एडल्ट्स में नहीं देख पाओगे इतना प्रोमिनेंटली। तो इसीलिए हम जो ऑर्गन्स है ना वो इस तरीके से नहीं करते कि इस सेगमेंट में प्रेजेंट है या उस सेगमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि हम कॉकरोच में डील करते हैं, वैसा नहीं आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं एनाटॉमी की, जिसमें से सबसे पहला हम लेने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले तो इनके नेचर के बारे में बात करें तो ये है कार्निवोर इन नेचर। तो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स का एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट रहता है। ह्यूमन का इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग रहता है ना, बहुत ही लॉन्ग रहता है, बिकॉज उनकी बॉडी जो है, उनका जो इंटेस्टाइन है, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है,
इट इज completely designed according to the वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। तो जो फ्रॉग का जो हमारा जो इंटेस्टाइन है और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कार्निवोर अरेंजमेंट का है, ठीक है। तो ये कार्निवोर है और ये फीड करते हैं अलग अलग इंसेक्ट्स पे, ठीक है। और एक और चीज, ये फ्रॉग जो है उनकी स्किन मॉइस्ट रहती है जो इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है और वाटर को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। फ्रॉग जो है वो अपने बकल कैविटी से यानी कि अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू वाटर ड्रिंक नहीं करता। उनका स्किन सफिशिएंट रहता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उनको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती वाटर, ठीक है। तो स्किन को यूटिलाइज करते हैं फॉर वाटर और मॉइस्चर एक्सचेंज, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना दो पार्ट्स हैं, जैसे कि ह्यूमन में रहता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो ये दो पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनाल जहां पे रह के फूड डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि फूड डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग व्हिच लीड्स इनटू बकल कैविटी। तो माउथ जो है वो लीड करता है बकल कैविटी में और इस माउथ में प्रेजेंट रहती है बायलोब टंग। इनके केस में जो टंग होती है वो बायलोब होती है, दो लोब्स होते हैं इस तरीके से। फोल्डेड रहती है, रोल्ड रहती है नॉर्मली इनके बकल कैविटी में। जब किसी प्रे को या इंसेक्ट को कैच करना होता है तो वो ओपन होती है और देन अगेन रोल हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद बायलोब टंग रहती है विच लीड्स इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी में लीड करता है और बकल कैविटी अल्टीमेटली फेरिंग्स में, एंड दिस फेरिंग्स अल्टीमेटली लीड्स इनटू ईसोफेगस। माउथ से बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से ईसोफेगस। अगेन बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है जैसे आप ह्यूमंस के केस में देखते हो, राइट। तो अब लेते हैं डायग्राम का हेल्प, ठीक है, फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। सो हमने बात की कि माउथ से बकल कैविटी से फेरिंग्स और फेरिंग से अल्टीमेटली जो हमारे पास खाना पहुंचता है वो ईसोफेगस में पहुंचता है, ठीक है। सो ईसोफेगस से खाना जाएगा स्टमक में। ये खाने को स्टमक में लीड करते हैं और स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होते हैं HCl की सिक्रीशन, ठीक है, एंड अदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। तो यहाँ पे आप डाइजेशन देख पाओगे कि यहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। फूड डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक में हो रहा है फूड डाइजेस्ट, और उसके बाद फूड जो है वो HCl से मिक्स्ड है और इस फूड को कहा जाता है काइम। तो स्टमक में जो फूड रहता है ना उसे कहा जाता है काइम, ठीक है। एंड दिस काइम लीड्स इनटू इंटेस्टाइन। ये काइम जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि आप देख पाओगे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इंटेस्टाइन यहां पे जाएगा, ठीक है। सो इंटेस्टाइन जो है अब ये रिसीव करता है कुछ सिक्रीशंस, ठीक है। इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल। सो इंटेस्टाइन अब रिसीव करता है कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी। इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इसको ड्यूडनम कहते हैं, ठीक है। ये ड्यूडनम जो है वो रिसीव करता है कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन। तो वो ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या है हमारे पास, ये रिसीव करता है लीवर की सिक्रीशन, ठीक है, पेनक्रियास की सिक्रीशन। सो यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है यानी कि ड्यूडनम जो है वो रिसीव करता है लीवर की सिक्रीशन। लीवर जो है इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है, वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। और बाइल जूस का मेयरली काम क्या होता है ह्यूमंस में उसका काम क्या होता है, फैट्स को इमल्सिफाई करना। सेम यहाँ पे भी वो यही काम करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। सो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है उसमें हेल्प करेगा। और उसके अलावा लीवर के अलावा इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज एज वेल। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है उससे होती है डाइजेशन। बाइल जूस डाइजेशन नहीं कर रहा, एमल्सिफिकेशन कर रहा है फैट्स की, ठीक है। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स जो है
वो पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट होता है पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। तो ड्यूडनम जो है वो ये सब सिक्रीशंस रिसीव करता है, राइट। और उसके बाद फूड जो है वो अल्टीमेटली रीच कर जाता है इनटू रेक्टम। तो रेक्टम जो है उसमें रीच कर जाता है और अल्टीमेटली इस रेक्टम के बाद फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड यानी कि बेसिकली जितनी भी एब्जॉर्प्शन होनी होगी वाटर वगैरह की वो यहीं पे हो जाएगी। एंड याद रखेंगे इंटेस्टाइन के पास माइक्रोविलाय और विलाय भी होती है। ठीक है, विलाय भी होती है फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट जो है वो जैसे ही इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो रही होती है पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से, इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से, तो जितना भी डाइजेशन होता है विलाय जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सेम बिल्कुल ह्यूमन इंटेस्टाइन में जैसे विलाय होती है ना, यहाँ पे भी विलाय जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करके फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। तो फूड जो है वो माउथ से बक्टल कैविटी में गया, फेरिक्स में गया, इसोफेगस में गया, देन स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस और एचसीएल की हेल्प से डाइजेशन हुआ। अल्टीमेटली काइम जो है इट रीचेस इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम सबसे पहले। तो लीवर और पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन वहां पे रिसीव होती है और बाइल जूस जो है सबसे पहले तो क्या करता है, एमल्सिफाई करता है फैट को। और याद रखेंगे एक और चीज, गॉल ब्लैडर जो है वो इसी बाइल जूस को स्टोर भी करता है। ठीक है, इट स्टोर्स बाइल। ठीक है, जो लीवर बनाता है ना बाइल जूस, ये उसी बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, तो लीवर की सिक्रीशन ड्यूडेनम में पहुंची, पैनक्रियास की सिक्रीशन ड्यूडेनम में पहुंची, डाइजेशन हुआ और जैसे जैसे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है इंटेस्टाइन की विलाय जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर रही है और अल्टीमेटली वो फूड जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, रेक्टम में पहुंच गया। रेक्टम में पहुंच गया, अब वो जितना भी थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन होना होगा वो होगा। अब बाकी जो बच जाएगा वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो कि पास आउट होना है। ठीक है, तो रेक्टम के बाद जो है वो डायरेक्टली फूड पास आउट नहीं होता है, वो पहुंचता है सबसे पहले क्लोएका में। ये दिस स्ट्रक्चर इस क्लोएका यानी कि रेक्टम के बाद आ जाएगा। एंड ये क्लोएका जो है इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच रिसीव्स मेनी ओपनिंग्स। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग तो आप देख रहे हो वो रिसीव कर रहा है, बट यहाँ पे आप किडनी वगैरह भी देख पा रहे हो, किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग भी क्लोएका में होती है। और सिर्फ एक्सक्रीटरी की नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी क्लोएका में होती है। तो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स, तीन ओपनिंग्स जो है वो क्लोएका में होती है और अल्टीमेटली जो पूरा अरेंजमेंट है वो क्लोएकल अपर्चर। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये ओपनिंग दिख रही है, ये इस ओपनिंग को क्लोएकल अपर्चर कहेंगे। दिस क्लोएकल अपर्चर अल्टीमेटली पासेस आउट वेस्ट। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो यहीं से पास आउट हो जाएगा। सो इस ट्रैक्ट से होते हुए, पूरा पैसेज से होते हुए फूड डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। अल्टीमेटली फूड रेक्टल ओपनिंग से पास नहीं होगा है, क्लोएकल अपर्चर से पास होगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। सो दिस इज द अरेंजमेंट, ये है कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज अदर स्ट्रक्चर्स जो अदर सिस्टम से जुड़े हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपने देखा, यहाँ पे किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर का अरेंजमेंट बताया गया है। यहाँ पे आप लंग्स भी देख पा रहे हो, है ना, लंग्स भी है यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे हार्ट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सो ये सारे स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से अरेंज होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ओपन करके दिखाया गया है। अदरवाइज जो लीवर है वो थोड़ा सा इंटेस्टाइन के पास होता है और वहीं पे ड्यूडेनम में अपनी सिक्रीशन को रिलीज करेगा। सो ये है पूरा सीक्वेंस। सो हमने कैसे बात करी कि किस तरीके से फूड पास हुआ, माउथ जिसमें बाइलोब टंग है, बकल कैविटी में फूड अल्टीमेटली जाएगा, फेरिंग्स, इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम विच इज अ नॉर्मल सीक्वेंस, अल्टीमेटली क्लोएका। ठीक है, सो क्लोएका में फूड जाएगा। क्लोएका इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, सो ये है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कार्निवोर एम्फीबिया का। ठीक है, सो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसके बाद अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर हम इस डायग्राम को दोबारा रेफर करें तो हमने यहाँ पे लंग्स देखे है ना, तो लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। बट अगर आप याद करें हैबिटेट को, तो हैबिटेट में ड्यूअल नेचर है, लैंड में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो वाटर में तो लंग्स ये यूज नहीं करेंगे ना,
तो लंग्स के अलावा वी हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ एम्फीबिया जो हेल्प करते हैं इनको दोनों हैबिटेट में सस्टेन करने में। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर ये पानी में रह रहे हैं या फिर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान ये मड के अंदर रह रहे हैं, गीली मिट्टी ये प्रेफर करते हैं जो इनकी स्किन को मॉइस्ट भी रखती है, ठीक है। सो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान ये क्या करते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्किन, डिफ्यूज हो जाती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनकी स्किन से। यानी कि क्या शो कर रहे हैं इस केस में, ये शो करते हैं क्यूटेनियस यानी कि स्किन रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट मोड है। उस पर से अगर हम लैंड की बात करें, लैंड में रहने के लिए ये क्या करते हैं, स्किन और लंग्स दोनों को यूज करते हैं। यानी कि लंग्स वहां पे प्रोमिनेंटली एक्टिव हो जाते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वहां पे एक्टिव हो जाती है लैंड में, और लंग्स को वो प्रीडोमिनेंटली यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अदरवाइज ये बकल कैविटी जो है ना, बकल कैविटी को भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो एपिथेलियल लाइनिंग है यानी कि बकल लाइनिंग जो है, इट इज वेरी परमिएबल टू गैसेस। सो गैसेस को लेकर परमिएबल है, तो ये क्या करते हैं, अपना माउथ ओपन रख के भी गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। सो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स ये तीनों ही काम करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस जब वो लैंड में हो, और अगर ये वाटर में है या फिर बरोज में है तो उस केस में ये क्यूटेनियस यानी कि स्किन रेस्पिरेशन शो करते हैं। बट यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म यानी कि एक स्टेज के बारे में बात करूंगी, क्योंकि रैना टिग्रीना जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, तो लार्वा भी रहता है इनमें। सो लार्वा की बात करें, इनके केस में जो लार्वा है वो है टैडपोल, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा रहेगा, तो टैडपोल लार्वा जो है वाटर में ही रहता है, तो उनके पास गिल्स भी रहते हैं। तो गिल्स जो है वो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है इनके केस में, बट गिल्स जो है इट इज लैकिंग इन केस ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट के केस में ये गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बट लार्वल स्टेज में गिल्स भी एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, ठीक है, और ये कंबाइन ही बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइन, नाउ after respiratory system let's move to the circulatory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वैसे तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही एडवांस है। आपने देखा कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो अकॉर्डिंगली डेवलप्ड हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम अब क्लोज आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप नॉन कॉर्डेटा की बात करो तो नॉन कॉर्डेटा में आप नियरली एनालिडा में आप देख पाओगे जो पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें कंप्लीटली सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, उनमें ही आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख पाओगे। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हार्ट से रिलेट किया जाता है, ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, उनमें हेमिकॉर्डेटा है, उनमें फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो कॉर्डेटा ही है जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, और जैसे जैसे वर्टिब्रेटा तक हम पहुंचते हैं बहुत एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो अब जो वर्टिब्रेटा यानी कि जब एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, बट यहाँ पे इनके पास सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनके पास एडिशनली लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम हम यूजुअली पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी, क्योंकि ह्यूमन में भी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एडिशनली प्रेजेंट रहता है अदर देन ब्लड सिस्टम। सेम एम्फीबिया में भी ब्लड के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी आप देख पाओगे। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों है, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमने कहा कि इट्स अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। फाइन, सो सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं। हार्ट जो है इट इज कंप्लीटली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो पंप करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज। तो ये हार्ट जो है वो नियरली 3 चैम्बर्ड रहता है। इस तरीके से मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ। सो इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें से इनका वेंट्रिकल जो है इट इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट नहीं है, एंड यहाँ पे इनके पास एडिशनल स्ट्रक्चर होता है
एक पाउच लाइक अरेंजमेंट बना रही हूँ, ठीक है। और अब ये एक ट्रंक बना रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है ऑरिकल्स, ठीक है, और ये है इनकम्प्लीटली सेपरेटेड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। दिस इज कॉल्ड एज साइनस विनोसिस। ये साइनस विनोसिस है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो क्या होता है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके साइनस विनोसिस में कलेक्ट होता है और अल्टीमेटली आ जाता है इनके राइट ऑरिकल में। अब ब्लड ऑरिकल में आया, फिर चला गया वेंट्रिकल में। सेम टाइम पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर ऑरिकल में प्यूरिफाई होकर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो वेंट्रिकल में आके अल्टीमेटली मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स ब्लड जो है वो इस ट्रंक की हेल्प से क्या होगा, अल्टीमेटली हार्ट के बाहर पास आउट हो जाएगा। तो कॉमन ट्रंक रहती है, कॉमन ट्रंक की हेल्प से ब्लड जो है वो बाहर जाता है और वो ब्लड जो होता है वो मिक्स ब्लड होता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। वो एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए जिसकी वजह से ये मिक्स ब्लड जो है वो एफोर्ड कर सकते हैं, मिक्स ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी में एफोर्ड कर सकते हैं। एव्स और मेमेलिया नहीं कर सकते। एव्स और मेमेलिया होम्योथर्म्स है, वो वार्म ब्लडेड है। अगर वो उनकी बॉडी में मिक्स ब्लड चला गया तो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। उनको बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन करना होता है विच रिक्वायर्स अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हार्ट रहता है वो कंप्लीटली सेपरेटेड रहता है, 4 चैम्बर का रहता है। ब्लड की मिक्सिंग जो है वो नहीं होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटली चैम्बर्स में आते हैं, फाइन। तो बट एम्फीबिया में ऐसा नहीं होता है। एम्फीबिया के केस में 3 चैम्बर हार्ट होता है और रेप्टिलिया में भी। क्रोकोडाइल को हम बाहर कर देते हैं, क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है इस केस में। फिर रेप्टिलिया होने के बावजूद भी 4 चैम्बर हार्ट रहेगा। अदरवाइज रेप्टिलिया और एम्फीबिया दोनों के केस में 3 चैम्बर हार्ट रहता है विद इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ वेंट्रिकल, राइट। सो ये है हमारे पास हार्ट के बारे में। तो हमने हार्ट के बारे में क्या जाना, हार्ट के बारे में ये जाना कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम कहा जाता है और ये 3 चैम्बर है जिसमें से 2 एट्रिया रहेंगे एंड एक वेंट्रिकल रहेगा। साइनस विनोसिस जो है वो राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट में होता है ना, इसीलिए इसको सेपरेटली दिखाया जाता है। बट लेफ्ट वेंट ऑरिकल के साथ आपको ऐसा कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको सेपरेटली दिखाया नहीं गया डायग्राम में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। बट ये हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को मूव करवाता है फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। तो उन ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स जो है वो उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें वेन कहा जाता है, जो कि कंबाइन होकर पहले वेना कावा बनाती हैं और वो वेना कावा जो है वो साइनस विनोसिस में ओपन हो जाता है। वेना कावा जो है वो लार्जेस्ट वेन है इनके केस में, ठीक है। और अल्टीमेटली जो वेंट्रिकल होता है वो कॉनस आर्टेरियोसिस यानी कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस में ओपन होता है जो कि वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो हमने ये ट्रंक बनाया है, ठीक है, ये ट्रंक जो है ये वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टरी जो है, आर्टेरियल सिस्टम जो है वो ब्लड को बाकी पार्ट्स में डिलीवर करेगी, यानी कि वेन से आया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ट्रंक से बाहर गया और अल्टीमेटली आर्टरीज जो है वो पूरा ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचा देगी। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर रही है, बस ट्रंक है, कॉनस आर्टेरियोसिस जो है वो एडिशनली प्रेजेंट है ना, ठीक है। सो उसके बाद कुछ स्पेशल वेनस सिस्टम जो है उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे इनके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। पोर्टल सिस्टम वो होता है जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी पे खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देती हूँ नॉर्मली क्या होता है,
नॉर्मली आपके पास आर्टरी आती है, वो क्या करती है, डिवाइड होती है कैपिलरीज में इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करती है और वेन बना लेती है। कैपिलरीज इसलिए बनती है क्योंकि कैपिलरी थिन वॉल्ड होती है, पोरस होती है, जिसकी वजह से टिश्यू में एक्सचेंज हो पाता है। तो कैपिलरी जो है वो टिश्यू में बनती है नॉर्मली। तो ये नॉर्मल अरेंजमेंट है जिसमें से ये पोर्शन आर्टरी है, ये पोर्शन वेन है और बीच में है कैपिलरीज। ये नॉर्मल सिस्टम है। बट क्या होता है दूसरा केस अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरे केस में यानी कि पोर्टल सिस्टम के केस में क्या होता है, अब ये वेन जाएंगी ना, वेन जो है वो डायरेक्टली अब हार्ट में नहीं जाएंगी जो नॉर्मल केस होता है। अभी हार्ट में जाने से पहले किसी दूसरे ऑर्गन में भी कैपिलरीज बनाएंगी और अल्टीमेटली फिर वो हार्ट में जाएंगी। ये सो अब ये यहां से लेकर जो इस कैपिलरी से लेकर यहां तक का जो सिस्टम है ये पोर्टल सिस्टम बन गया। ये पोर्टल सिस्टम वो होता है जो एक कैपिलरी से स्टार्ट होता है दूसरी कैपिलरी पे खत्म होता है, ये पोर्टल सिस्टम। और ये वाली जो वेन होगी अब ये नॉर्मल वेन नहीं है, ये पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन होगी। ये आर्टरी है, ये वेन है, बीच वाली पोर्टल वेन। तो इस तरीके से होता है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ये फर्स्ट जो कैपिलरी अरेंजमेंट बनेगा, ये फर्स्ट कैपिलरी अरेंजमेंट बनेगा लीवर में और दूसरा बनेगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो मतलब दो कैपिलरी अरेंजमेंट होगा। तो इंटेस्टाइन से चीजें लीवर में जाएंगी, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो भी फूड एब्जॉर्प्शन हो, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है पहले लीवर में जाएगा। कुछ स्टोर करना होगा तो लीवर स्टोर कर लेगा, डिटॉक्सिफाई करना होगा डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो इंटेस्टाइन से लीवर में फूड जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा इनके पास रेनल पोर्टल सिस्टम भी है। रेनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है। ह्यूमंस में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम होता है जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक होता है, ठीक है। और ये होता है किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, यानी कि फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज किडनी में बनेगी, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। सो इस तरीके से पोर्टल अरेंजमेंट होगा। फाइन। सो ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात कर ली एंड अल्टीमेटली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड। उसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ब्लड जो है, सो ब्लड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ अगेन प्लाज्मा एंड सेल्स, ठीक है। नॉर्मल ये कंपोजिशन होती है, हमारे ब्लड में भी ये है, प्लाज्मा होते हैं और सेल्स होते हैं। सेल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनके पास भी क्या है, इनके पास भी प्लाज्मा के में प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, हमारे केस में एनन्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और ये हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करने की टेंडेंसी रखता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज यानी कि ल्यूकोसाइट्स ये भी प्रेजेंट रहते हैं और अल्टीमेटली प्लेटलेट्स रहते हैं। सो ये है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या था, हार्ट था, 3 चैम्बर था, उसके बाद ब्लड वेसल्स थी जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उसके बाद एडिशनली हमने पोर्टल सिस्टम्स डिस्कस किए और अल्टीमेटली ब्लड है। अब इस ब्लड सिस्टम के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी काम कर रहा होता है जो एक्सेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें लिम्फ एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड रहेगा, जिसमें ब्लड से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ब्लड में जैसे प्लाज्मा के अलावा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके केस में क्या होगा, प्लाज्मा के साथ साथ लिम्फ में प्लाज्मा के साथ साथ डब्ल्यूबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे नियरली, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो है, बड़े प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते लिम्फ में, आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते और नियरली प्लेटलेट्स भी नहीं होते, ठीक है। तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे तो बहुत ही डिटेल्ड अरेंजमेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, तो मिनी टेस्ट में भी उसे कवर नहीं करना है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम डिटेल में जो है वो ह्यूमन का डिस्कस करना है, हमें ह्यूमन का डील करना है, राइट। सो ये है फ्रॉग के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम्स, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डील किया और लिम्फेटिक सिस्टम डील किया। सो अभी तक हम बात करते आए डाइजेस्टिव सिस्टम की, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की, स्किन है, बकल कैविटी है, लंग्स हैं और हमारे पास गिल्स भी हैं इन केस ऑफ लार्वा। तीसरा हमने अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डील किया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी था और लिम्फेटिक सिस्टम भी था।
अब अल्टीमेटली इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम को डील करने से पहले अगेन वापस जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम पे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हमने बात की, ये थी किडनी। किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, सैक लाइक बीन शेप किडनी यहाँ पे देख रहे हो। इससे अराइज हो रहा है यूरेटर। यूरेटर जो है वो अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करता है, लेकिन ये यूरिन है ना वो क्लोएका के थ्रू पास करेगा, यानी कि क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर पास करेगा। ठीक है, सो इस तरीके का अरेंजमेंट है बेटा। ठीक है, तो किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को फिल्टर करेगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और अल्टीमेटली क्लोएकल अपर्चर के थ्रू वेस्ट बाहर पास होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ये यहाँ पे यही दिखा रही है, तो हमें यही इसको डिस्कस करना है सेक्शन में। तो सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो है, यूरिया, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स मेनली अडेप्टेड है मेजरली लैंड में रहने। ठीक है, लार्वा की बात नहीं करेंगे। लार्वा जो है वो हमारे पास अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, बट यूरिया के केस में ऐसा नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं होती है, तो इसीलिए लैंड के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। ठीक है, तो लैंड में जितना वाटर की अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से यूरिया एक्सक्रीट कर लेते हैं। अगर ये मोनोटेलिक होते तो इनको बल्क ऑफ वाटर चाहिए होता, तो लैंड में इनका सस्टेन करना ज्यादा देर तक थोड़ा सा दिक्कत करता। ठीक है, सो अब ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमने देखा कि पेयर ऑफ किडनीज थी, इस तरीके से बीन शेप किडनीज थी। ठीक है, इस तरीके से बीन शेप किडनीज थी, है ना। सो ये बीन शेप किडनीज बेटा यही फिल्टर करती हैं यूरिया को। ठीक है, ये यूरिया को फिल्टर करती हैं, और अल्टीमेटली these kidneys are nearly dark red in color and bean shaped in arrangement। ठीक है, और ये प्रेजेंट रहती है इनके पोस्टीरियर साइड में, यानी कि बिल्कुल हाइंड लिम्स के साथ में। तो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगी ऑन दो बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और इन किडनी में ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनके फंक्शनल यूनिट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। जैसे ह्यूमन के केस में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, फिल्टर करते हैं यूरिया को, वैसे इनके केस में भी नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो यूरिया को फिल्टर करते हैं। फाइन, तो यूरिया को फिल्टर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है। और यूरिया को फिल्टर करने के बाद, यूरिन फॉर्म करने के बाद, यूरेटर से जो वेस्ट है वो आ जाता है कहाँ पे, अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में। तो हमने क्या देखा था वहां पे, अगेन डायग्राम की तरफ जाते हैं। यूरेटर्स जो है वो वो किडनी से अराइज हो रही हैं, तो किडनी से अराइज होने के बाद अल्टीमेटली वो ओपन हो रही है सैक लाइक अरेंजमेंट में। अगर आप इनको कलेक्टिवली देखोगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ भी कनेक्टेड होती है और वहां पे यूरिन स्टोर करती है। ठीक है, तो यूरेटर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगेन पेयर्ड, जैसे किडनी पेयर्ड है वैसे यूरेटर्स भी पेयर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास यूरेटर्स जो है अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर है, बट मेल के केस में यूरेटर्स जो है दे एक्ट एज अ यूरियोजेनिटल डक्ट एंड इट ओपन्स इनटू क्लोएका। ठीक है, मेल के केस में यूरेटर सिर्फ यूरिन पास नहीं करता, यूरिन को मूव करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि इनके केस में ये स्पर्म यानी कि इनके मेल गैमीट्स को भी पास करने में हेल्प करता है। और फीमेल्स के केस में यूरेटर जो है और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली ओपन होता है क्लोएका। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा था जो डायग्राम में सैटेलाइट स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के थोड़े पास कनेक्टेड है, तो बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट रहेगा। बट मेल के केस में वो डक्ट सिर्फ एक सिंगल डक्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी डक्ट नहीं है, वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव डक्ट भी है, जिसमें से इनके मेल गैमीट्स भी पास होते हैं। बट फीमेल के केस में इनकी जो गैमेटिक डक्ट है वो अलग है, और जो यूरेटर्स हैं वो सोली काम करते हैं वेस्ट को पास करने के लिए। ठीक है, इनटू क्लोएका।
तो और क्लेका जैसे हमने बात की थी, क्लोएका जो है वो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स तीनों को रिसीव करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली यूरिन जो है वो स्टोर भी होता है वेंट्रल स्ट्रक्चर में, जो कि रेक्टम के वेंट्रल प्रेजेंट रहता है, और उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी हमने देखा था डायग्राम में, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। सो यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, उसके बाद यूरेटस, मेल के केस में यूरेटस यूरोजेनिटल डक्ट की तरह काम कर रहे हैं, फीमेल के केस में जेनिटल डक्ट अलग है, ओविडक्ट यानी कि अलग है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, वेस्ट स्टोर होगा और अल्टीमेटली क्लोएकल अपर्चर से वेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। और यूरेटर जो है वो क्लोएका यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके केस में, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट देयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, यानी कि हम इनके नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम जो है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं पूरे मैकेनिज्म को बॉडी में, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की, यानी कि नर्वस सिस्टम की। तो जैसे हमने कहा कि न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसमें से इनका नर्वस सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के लिए, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से आप देख पाओगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज्ड होता है, जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तीसरा, ठीक है। ये तीन तरह के सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे पहले उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन जो है वो एक बोनी क्रेनियम में एनक्लोज रहता है। जैसे हमने कहा कि फ्रॉग एम्फीबियस के केस में अब स्ट्रक्चर्स जो है वो बोनी बन जाएंगे, यानी कि बोन के होते हैं, तो बोनी क्रेनियम में प्रेजेंट रहता है। और इस ब्रेन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पर्टिकुलर लोब्स, थ्री पर्टिकुलर पार्ट्स इनफैक्ट, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी कि तीन पर्टिकुलर पार्ट्स आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो थ्री पर्टिकुलर पार्ट्स में सबसे पहले अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, तो फोर ब्रेन जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल को रिसीव करने के लिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो कि पेयर्ड है, सेरिब्रम, ठीक है, जिसको आप सेरिब्रम कहते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ह्यूमन में भी पेयर्ड रहते हैं, है ना। तो पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, ह्यूमन में भी है ना डायनसेफेलॉन। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, ये तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के। उसके बाद मिड ब्रेन जो है उसमें है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक मींस विजन के लिए, ठीक है। तो विजन के लिए जो लोब्स हैं वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, विजुअल रिफ्लेक्सेस देने हो तो उसकी हेल्प से आएंगे, फाइन। सो हाइंड ब्रेन जो है इट इंक्लूड्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। सो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है। सो ये तीन पर्टिकुलर पार्ट्स है ब्रेन में जो कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं इनके वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस दोनों, राइट। सो ब्रेन जो है अगेन प्रोटेक्शन के लिए बोनी क्रेनियम में कवर्ड रहता है। नाउ ब्रेन के बाद वी हैव स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से अब इनका जो स्कल रहेगा, अल्टीमेटली स्कल के बाद बीच में नीचे ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट फोरामेन मींस ओपनिंग, होल। हमारी बॉडी में जो ओपनिंग्स होती है ना, होल्स होते हैं ना, फोरामेन कहा जाता है। इवन आवर स्कल हैज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। हमारे स्कल्स में दो कॉन्डाइल्स होते हैं और बीच में ओपनिंग होती है,
तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक्सटेंड होता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो इनके केस में भी ऐसा होता है कि मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड होता है और इस फोरामेन से, फोरामेन अगेन ओपनिंग, इस फोरामेन मैग्नम, मैग्नम मींस बड़ा, फोरामेन मैग्नम से जो हमारे पास जितना भी एक्सटेंशन है मेडुला ऑब्लोंगाटा के, इस फोरामेन से बाहर आ जाता है और कंटिन्यू करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड द स्पाइनल कॉर्ड अगेन इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ये भी वर्टिब्रल कॉलम में कवर्ड है ना। नोटोकॉर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। सो यहाँ पे ये है इसका अरेंजमेंट, राइट। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाद वी हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि बहुत सारी नर्व्स भी प्रेजेंट है जो अलग अलग पार्ट्स में रीच करती हैं और उनको सेंसरी एबिलिटी देती है। स्किन में हो या इंटरनल ग्लैंड्स में हो, अलग अलग पार्ट्स में रीच करेंगी, मसल्स के पास रीच करेंगी ताकि मैसेज पहुंचाया जा सके या और मैसेज रिसीव किया जा सके। फाइन। सो पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सो सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं। दे यूज टू हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ह्यूमन में 12 होते हैं। ठीक है, तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो है वो बनाती हैं इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अलावा इसी का एक पार्ट है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। सिंपैथेटिक था यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि फियर कंडीशन में ये रिस्पॉन्स दे सके, उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और फेयर कंडीशन के बाद जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अगेन सेम अरेंजमेंट है, नियरली फंक्शन रिलेटेड है जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये तीन पार्ट्स हैं जो कि इनके नर्वस सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम को बनाते हैं। बट न्यूरल सिस्टम के अलावा these organisms additionally have endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम में आप देख पाओगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, जैसे हमारे में होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, इनके केस में भी है। एड्रेनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स, नियरली सेम स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पीनियल ग्लैंड भी दिख रहा है आपको, थाइमस भी दिख रहा है, उसके बाद पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि ह्यूमंस के हैं वैसे ये ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर एम्फीबिया में भी है। और जब इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना होता है तो जैसे कि लार्वा से मेटामॉर्फोसाइज करना होता है इनटू एडल्ट, उसके लिए इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन चाहिए होता है जो कि बल्क में चाहिए होता है, दैट इज थायरॉक्सिन। तो थायराइड वो रिलीज करता है, फिर थायरॉक्सिन जो है वो काम करता है इनके स्ट्रक्चर्स पे, और अल्टीमेटली वैसा नहीं है कि अदर हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी हार्मोन्स भी काम कर रहे होते, बट थायरॉक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस के लिए मेजरली चाहिए। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं और अलग अलग फंक्शंस जो है जो अकॉर्डिंगली इनके ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर काम करेंगे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। बट नर्वस सिस्टम तक और एंडोक्राइन सिस्टम तक मैसेज पहुंचाने के लिए वी यूज टू हैव सेंस ऑर्गन्स ना। अगेन इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स है। वैसे तो हमने अलग अलग सेंस ऑर्गन्स की बात की जो इनके हेड रीजन पे थे, नोस्ट्रल्स, आई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा इनके पास कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं जैसे कि टेस्ट बड्स वगैरह देखोगे, सेंसरी पेपिले देखोगे जो टच में हेल्प करता है। तो सेंसरी पेपिले जो है वो टच में हेल्प करते हैं। ये सेल्यूलर एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। टेस्ट बड्स ये भी सेल्यूलर एग्रीगेट्स हैं, अलग से कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं। हमारे टेस्ट बड्स भी कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, सेल्यूलर एग्रीगेट्स हैं, है ना। तो वैसे ही सेंसरी पेपिले टेस्ट बड्स यहाँ पे क्या है, सेल्यूलर एग्रीगेट्स है। ऊपर से नेजल एपिथेलियम वो स्मेल में हेल्प करता है, अगेन सेल्यूलर एग्रीगेट। बट सिंपल आइज और टिम्पैनम ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं अलग से जो कि हेल्प करते हैं। सिंपल आइज हेल्प करती है विजन को रिसीव, लाइट को रिसीव करने में, बट टिम्पैनम जो है जो कि इंटरनल एयर्स के साथ प्रेजेंट है, जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल एयरिंग में नहीं होगा, तो हियरिंग और बैलेंस के केस में हेल्प करता है। ठीक है, हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करेगा। तो इक्विलिब्रियम भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सुनने के साथ साथ बैलेंसिंग अरेंजमेंट को भी ये फिगर आउट करता है, जैसे हमारे एयर करते बैलेंसिंग ऑर्गन भी है ना। ठीक है, सो ये है डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो इनके नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं और अल्टीमेटली इनको हेल्प करते हैं
रिसीव करने में स्टिमुलस को, ठीक है। तो ये है इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम तीनों मिलकर बना रहे हैं इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग अरेंजमेंट। सो दिस कंप्लीट्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। बेसिकली वही स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ह्यूमन में अगर आप रिलेट करो तो वही नियरली स्ट्रक्चर्स रहेंगे, वैसे ही नियरली फंक्शनल, बस छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना। वो छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है वो याद रखेंगे तो हमें पूरा जो चैप्टर है यहाँ पे, पूरा ये टॉपिक जो है वो याद रहेगा। बस थोड़ी सी हेल्प लेनी है डायग्राम की। डायग्राम जो है, जितना आप अच्छे से डायग्राम स्टडी करोगे कि कौन कौन से पार्ट लेबल किए गए हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स ओपन हो रहे हैं, किस पार्ट में ओपन हो रहे हैं, कैसे वो अरेंज्ड हैं, अगर डायग्राम आप विजुअलाइज करके माइंड में रखोगे, आपको कॉन्सेप्ट्स याद करने में, यानी कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी याद रखने में ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डायग्राम्स पे बहुत फोकस रखना है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो थ्योरी में ना लिख के डायग्राम में लेबल की गई होती है, ठीक है। और कई बार थ्योरी में चीज को आपको प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन नहीं की होगी, लेकिन डायग्राम में आप प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाओगे कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो डायग्राम जो है उस पर बहुत फोकस करना है। बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं होता, ठीक है। अगर आप 3D स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, डायग्राम्स बना रहे हो, किसी भी तरीके से विजुअलाइज करो, ठीक है, चार्ट्स देख रहे हो, बट आपका उन डायग्राम्स को समझना जरूरी होता है। डायग्राम पिक्चर नहीं होता, फोटोज नहीं होती, डायग्राम जो है वो पिक्चर्स होती है अलोंग विद लेबल, ठीक है। तो लेबल्स के साथ प्रॉपरली डायग्राम को एनालाइज करके रखेंगे ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे भी हेल्प मिले, ठीक है। तो जितना डायग्राम्स देखोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, उतना आपको याद रखने में भी इजी होगा। फाइन। तो चलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग रहता है और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले तो टेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंशिया एंड अल्टीमेटली यूरियोजेनिटल डक्ट। यूरियोजेनिटल डक्ट यूरेटस को नाम दिया गया है ना। हमने पहले ही पढ़ा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जब हम डील किया था कि यूरेटस जो है वो यूरियोजेनिटल डक्ट की तरह काम करते हैं इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। सो डायग्राम की हेल्प से पहले इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो अब ये क्या है, सबसे पहले तो इस डायग्राम में सबसे पहले फोकस करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो येलोइश ओवल स्ट्रक्चर है जो कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप टेस्टिस देख रहे हो, किडनी के साथ एसोसिएटेड है, किडनी के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये टेस्टिस जो है वो किडनी के साथ लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेरिटोनियल लेयर जिसे मेसोर्कियम कहा जाता है। मेसोर्कियम जो है वो पेरिटोनियल लेयर है जो टेस्टिस को जोड़ती है किडनी के साथ, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सटर्नली नहीं जुड़े होते, इंटरनली भी, एनाटॉमिकली भी ये टेस्टिस जो है वो पूरा जुड़ी होती है किडनी के साथ। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना इनके पास ये स्ट्रक्चर है वासा एफरेंशिया, यानी कि डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये वासा एफरेंशिया है जो किडनी के अंदर एंटर कर जाती है। किडनी के अंदर एंटर करने के बाद अल्टीमेटली वासा एफरेंशिया जुड़ जाती हैं इन स्ट्रक्चर्स के साथ, इन छोटी छोटी कैनाल्स के साथ जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है। दीज आर किडनीज, ये किडनी है, ठीक है। सो हमारे पास ये जो कैनाल है ना, इन्हें बिडर्स कैनाल कहा जाता है। तो वासा एफरेंशिया जो है वो बिडर्स कैनाल के साथ लिंक कर जाती है और बिडर कैनाल के हेल्प से अल्टीमेटली फर्दर पैसेज होगा। तो टेस्टिस क्या है, पेयर्ड ओवल स्ट्रक्चर है जो मेसोर्कियम की हेल्प से जुड़ा है किडनी के साथ, और ये टेस्टिस जो है वो बनाते हैं स्पर्म सेल्स। अभी स्पर्म सेल्स बनाने के बाद वासा एफरेंशिया की हेल्प से, अगेन वासा एफरेंशिया पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, पेयर्ड अरेंजमेंट इन द सेंस कि दोनों टेस्टिस से आ रहे हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस है तो पेयर ऑफ वासा एफरेंशिया, नंबर ऑफ वासा एफरेंशिया ज्यादा है, ठीक है। तो बट हमारे पास पूरे 2 सेट्स है वासा एफरेंशिया के, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया जो है वो अल्टीमेटली किडनी में एंटर करती है और ज्वाइन करके बिडर्स कैनाल को, ये वासा एफरेंशिया कैरी करती है स्पर्म सेल्स को टू द बिडर्स कैनाल। अब इस बिडर्स कैनाल से
अब यहाँ पे देखो, सो बिडर्स कैनाल से अल्टीमेटली बिडर कैनाल ओपन होते हैं इनटू यूरेटर। तो यूरेटर में यहाँ पे जो टर्म मेंशन किया गया है दैट इज यूरियोजेनिटल डक्ट विच इज द अप्रोप्रिएट टर्म इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, सो यूरेटर ना लिख के अगर हम यूरियोजेनिटल डक्ट लिखते हैं मेल फ्रॉग के केस में तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म आती है। तो यूरियोजेनिटल डक्ट है, तो इन यूरेटर्स यानी कि यूरियोजेनिटल डक्ट से अल्टीमेटली यूरिन तो पास होता ही है बट स्पर्म सेल जो है दे रीच क्लोएका। ठीक है, तो क्लोएका रीच करते हैं, तो क्लोएका में ये स्पर्म सेल आते हैं, एंटर करते हैं और अल्टीमेटली क्लोएकल अपर्चर से वो स्पर्म सेल बाहर पास हो जाता है। This urinary bladder is the part of excretory structure. Rectum is the part of digestive system. बाकी एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो किडनी से एसोसिएटेड है ना, जैसे ह्यूमंस के केस में भी होता है, किडनी के साथ ही एड्रेनल ग्लैंड्स ऊपर कोनिकल अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी एड्रेनल ग्लैंड किडनी के साथ ही एसोसिएटेड है। सो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ठीक है, सो टेस्टिस किडनी में ओपन होती है थ्रू वासा एफरेंशिया, थ्रू 2 सेट्स ऑफ वासा एफरेंशिया ईच फ्रॉम 1 टेस्टिस। सो उसके बाद बिडस कैनाल में ओपन होगी जो किडनी के अंदर होती है, वो कैनाल अल्टीमेटली कंबाइन करके यूरेटर यानी कि यूरियोजेनिटल डक्ट में ओपन होगा और यूरियोजेनिटल डक्ट अल्टीमेटली स्पर्म्स को रिलीज करता है क्लोएका में, जो कि क्लोएकल अपर्चर से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो यही चीज बताई गई है यहाँ पे। सो टेस्टिस आर पेयर्ड येलोइश ओवॉइड स्ट्रक्चर्स, अपर पार्ट ऑफ किडनी में प्रेजेंट रहता है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से किडनी के साथ जुड़ा होता है विच इज कॉल्ड एज मेसोकियम, एंड वासा एफरेंशिया व्हिच इज 10 to 12 इन नंबर, हर एक सेट में 10 to 12 है। ठीक है, 10 to 12 इन नंबर। ये क्या करते हैं, टेस्टिस से राइज करके किडनी में एंटर कर जाते हैं टू ओपन इनटू बिडर्स कैनाल, और ये बिडर कैनाल कंबाइन करके ओपन होते हैं यूरेटर यानी कि यूरियोजेनिटल ट्रैक्ट में, जो किडनी से स्पर्म को लेके जाता है क्लोएका। ठीक है, सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप देख रहे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ा है, तो इसीलिए क्लोएका कहते हैं कि डाइजेस्टिव ओपनिंग के साथ साथ एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव दोनों ओपनिंग भी यहाँ पे हो रही है क्लोएका। ठीक है, सो ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज इजी है कि रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बट फीमेल के केस में जो हमारे पास ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव की, वो दोनों अलग अलग होगी। ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बना है पेयर ऑफ ओवरी से, वो भी किडनी में के पास ही प्रेजेंट होती है, एंड और पेयर ऑफ ओवरी से यानी कि अब ये है ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरी, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इरेगुलर सा है। ठीक है, सो दिस इज एन ओवरी स्ट्रक्चर, दिस ओवरी स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड नियर टू द किडनी। ठीक है, इंटरनली ये मतलब किडनी के साथ बाहर इस तरीके से साथ में प्रेजेंट रहती है, बट किडनी के साथ इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे टेस्टिस का था, इंटरनली इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। दिस ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा यानी कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इस डायग्राम में प्रॉपर्ली दिखाया गया हुआ है। ठीक है, तो ओवा यानी कि एग्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस ओवा और दिस एग्स जो है वो क्या करते हैं, इस ओविडक्ट से हेल्प से, ओविडक्ट क्या होता है एक्चुअली, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास इस तरीके से पूरा जो ओवरी है ना इस तरीके से इनके पास ना ओविडक्ट इस तरीके से प्रेजेंट हो। ठीक है, तो नॉर्मली ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं दिख रहे आपको डायग्राम में, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते इस तरीके से, बट ये क्या होता है पूरा मेम्ब्रेनस शीट जो है इस तरीके से इसको अलाइन करके रखी होती है। तो जब एग्स रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इस ओविडक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल अटैचमेंट बेशक नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको फिजिकल अटैचमेंट, बट ये ओविडक्ट इस तरीके से प्रेजेंट है ऊपर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके प्रेजेंट है, तो जब एग्स रिलीज होते हैं ना तो इस तरीके से ओविडक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो अलग से है ओविडक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में भी ये है ओविडक्ट, तो पेयर ऑफ ओवरीज के लिए पेयर ऑफ ओविडक्ट है और इस ओविडक्ट की हेल्प से अलग से ये ओपन हो रहा है क्लोएका में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलग से ओपनिंग हो रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से पूरा ये, ठीक है, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे क्लोएका में। तो ये है यूरेटर, यूरेटर यहाँ पे है ये और ये,
ठीक है, ये यूरेटस है, यूरेटर अलग से ओपन हो रहा है क्लोएका में, तो यहाँ पे ये ओविडक्ट जो है वो अलग से ओपन होगा और अल्टीमेटली एग्स जो है वो क्लोएकल अपर्चर से बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो अब आप बोलो कि ये एग्स भी क्लोएकल अपर्चर से बाहर रिलीज होंगे। यस बेटा, इनके केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म और एग्स दोनों ही रिलीज होते हैं, ठीक है, बाहर ही रिलीज होते हैं, तो वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनके केस में देखो अलग सा सिस्टम है। तो ओवरीज जो है दिस प्रेजेंट नियर द किडनी, इनसे ओविडक्ट अराइज होता है, ओविडक्ट ओवरीज से रिसीव करता है एग में और एग को और अलग से क्लोएका में ओपन होता है। और हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स बीइंग एन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और ये ले करते हैं 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में थोड़े से वेस्ट के चांसेस होते हैं, कई बार कोई प्रीडेटर है वो एग्स खा जाता है या एग्स जो है वाटर मीडियम में रिलीज हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए ये नंबर ऑफ एग्स और स्पर्म्स जो है वो ज्यादा रिलीज करते हैं, ठीक है। तो 2500 to 3000 ओवा जो है वो एक टाइम पे एग जो है वो एक टाइम पे रिलीज होते हैं। सेम टाइम पे मेल जो है वो स्पर्म सेल रिलीज करता है और वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो टाइमिंग जो है वो बिल्कुल साइमल्टेनियस रहती है। कॉपुलेटरी एक्ट के दौरान ये दोनों रिलीज करते हैं स्पर्म और एग और अल्टीमेटली वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होगी। सो इस तरीके से है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट इन द सेंस आपको ओविडक्ट इस तरीके से पैनल दिखेंगे, नॉर्मली इस तरीके से होते हैं इसके साथ अलाइंड, ठीक है। तो एग्स जो है वो यहाँ पे ओविडक्ट में चले जाएंगे, फाइन। सो इस तरीके से है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्टेड, कहीं ना कहीं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही है, बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंटरनली किडनी के साथ कनेक्टेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है फिजियोलॉजिकल, ठीक है। सो ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो कुछ बेसिक चीजें हैं। तो फर्टिलाइजेशन मैंने कहा एक्सटर्नली होती है इन वाटर, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट रहता है विद टैडपोल एज अ लार्वा, टैडपोल रहेगा, और मेटामॉर्फोसिस होता है टैडपोल का इनटू एडल्ट, और टैडपोल तब तक पानी से बाहर नहीं आ सकता जब तक वो एडल्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता। तो टैडपोल जो है वो है हमारे पास लार्वल स्टेज, जिसमें गिल्स होती हैं, फिन्स होती हैं, फिश लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि रिलेट करता है एम्फीबिया को पाइसिस से कहीं ना कहीं, ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेट करता है, जिसकी वजह से वो सेम पर्टिकुलर टेक्सा में यानी कि वर्टिब्रे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वर्टिब्रेटा है, तो पाइसिस से कहीं ना कहीं रिलेटेड मिलता है इनका लार्वा। तो फिन्स हैं, गिल्स हैं, और अल्टीमेटली जैसे ही टैडपोल मेटामॉर्फोसाइज करेगा इनटू एडल्ट तो सारे फीचर्स लूज कर देता है, टेल लूज कर देता है, फिन्स लूज कर देता है, गिल्स लूज कर देता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास बनता है फ्रॉग विद ऑलिव ग्रीन कलर, पेल येलो वेंट्रल साइड से होता है, पैचेस होते हैं, हेड और ट्रंक होता है। तो इन सारे फीचर्स के साथ फ्रॉग डेवलप होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट रेना टिग्रीना, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो आप देख पाओगे स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी सारे रिलेटेड है। नियरली आपको फ्रॉग जो है वो ज्यादा लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, उसको समझने में लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वही टर्म्स है जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डील करते हैं, उसी तरीके से नियरली अरेंजमेंट है जैसे ह्यूमंस के केस में है। हाँ, अगर आप देखो तो जेनेटिकली ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बट टर्म्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो लर्न करने में तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर भी इनकेस कोई दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं एड्रेस करूंगी। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसमें हमें थोड़ी सी एडिशनल चीजें करनी पड़ती है, ह्यूमन से लेस रिलेटेड स्ट्रक्चर है, और हमें सेगमेंट्स भी लर्न करने होते हैं, जो कि थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, और एडिशनल ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो ह्यूमन से अगेन आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।